मुझे न जाना गंगा सागर, न रामेश्वर न काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें हैं प्यासी। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर। हमारी खास पेशकश राजनीति में आपका स्वागत है। चुनावी साल में प्रदेश की राजनीति में छिड़ने वाले सियासी समर से पहले पूरे प्रदेश के सियासी समीकरण, आंकड़ों के असर, दिग्गजों के दावपेच, जातियों की जटिलता का जाल और महारथियों की महत्वाकांक्षाओं की हकीकत के साथ मैं लेकर आई हूं राजनीति का वो राग जो किसी के कानों को सुकून देगा तो किसी को कर्कश भी महसूस हो सकता है। विधानसभा चुनाव में महज 7 महीने का वक्त बचा है। चुनावी संग्राम छिड़ चुका है और सियासी शतरंज पर मोरे, हाथी, घोड़े, वजीर जमाए जा रहे हैं। सियासी सूरमाओं की कोशिश है कि चालें ऐसी चली जाएं कि वक्त आने पर प्यादे भी वजीर बन जाएं। सब कुछ बस कुछ महीनों का समय है और फिर एक एक वोट के लिए संघर्ष छिड़ेगा और आपके वोट से सियासी सीढ़ियों पर कदम रखकर जनता के भाग्य विधाता सत्ता के सिंहासन तक पहुंचेंगे। 2023 का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि रंग रंगीले राजस्थान की राजनीति में इस बार कई नए रंग देखने वाले होंगे। पिछले एपिसोड में वागड़ अंचल की पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में आपको जानकारी दी थी और इस एपिसोड में आपको बताएंगे चित्तौड़गढ़ और राजसमंद के सियासी मिजाज को। राजस्थान की सत्ता का सशक्त गलियारा जिसे कहते हैं, वो आदिवासी बाहुल्य दक्षिणांचल अपने शौर्य, पराक्रम और मीरा की भक्ति का अनूठा संगम है। आध्यात्म और शक्ति की इसी धारा से राजनीति की प्रवाह भी दशकों से संतुलित होती आ रही है। मेवाड़ में एक तरफ आदिवासी बाहुल्य वागड़ अंचल है तो दूसरी ओर शक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ और भक्ति भाव से व्याकुल राजसमंद का वैभव है। शक्ति और भक्ति के इन्हीं केंद्र ने 9 विधानसभा सीट मेवाड़ से ही मरुधरा की राजनीति का केंद्र बिंदु है। राजस्थान पर कौन सत्ता पर काबिज होगा, इसका फैसला मेवाड़ ही करता आया है और जिस पार्टी ने मेवाड़ में विजय हासिल की वही सत्ता पर काबिज होती आई है। हालांकि 2018 के चुनाव में यह अपवाद रहा क्योंकि मेवाड़ में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद भी बीजेपी को सत्ता का सुख नहीं मिल पाया और कांग्रेस ने 99 सीटें जीतकर सरकार बना ली। मेवाड़ इसलिए भी अहम है क्योंकि मेवाड़ की राजनीति की दिशा और दशा तय करता है पूरी राजनीति किस तरफ जाने वाली है, किस तरफ झुकाव होने वाला है। और ऐसे में मौजूदा वक्त में राजसमंद और चित्तौड़ में 3 दिग्गज चेहरे हैं। पहला चेहरा विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी। डॉक्टर सीपी जोशी मेवाड़ और राजसमंद की जनता की नब्ज समझते हैं और कांग्रेस का मजबूत स्तंभ भी हैं और इन दिनों गहलोत और जोशी की बॉन्डिंग भी बड़ी अच्छी नजर आ रही है। गहलोत भी समझते हैं कि गुलाब चंद कटारिया के असम के राज्यपाल बनने के बाद मेवाड़ में बीजेपी के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं है। ये बात अलग है कि हम जो दूसरे चेहरे की बात करेंगे उसे अब इस इलाके का मजबूत चेहरा माना जाने लगेगा और डॉक्टर सीपी जोशी एक बार फिर मेवाड़ में कांग्रेस की नैया पार लगा सकते हैं। दूसरा बड़ा चेहरा है चंद्र प्रकाश जोशी। चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी के पास राजस्थान बीजेपी की कमान आ चुकी है और गुमसुम रहने वाले, कम बोलने वाले सीपी जोशी मोदी शाह के आज्ञाकारी शिष्य भी हैं। जोशी के दिल्ली आला कमान को काफी जोशी से उम्मीदें हैं तो राजस्थान के बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी अब जोशी से उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। अब जोशी इन उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं, ये आने वाला वक्त या फिर विधानसभा चुनाव से पहले वाले महीने और उनका संघर्ष ही तय कर पाएगा। तीसरा बड़ा चेहरा है राजसमंद सांसद दिया कुमारी। कभी दिल्ली तो कभी अपने इलाके में। दिया कुमारी किसी न किसी मुद्दे को लेकर चर्चा में रही हैं पिछले सालों और पहली बार बीजेपी ने राजसमंद से उनको जब उतारा तो उनको जीत भी हासिल की। अब जयपुर में उनका ठिकाना है लेकिन राजसमंद में भी एक्टिव रहती हैं। उनके आसपास के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके आने से पहले एक्टिव हो जाते हैं, उनका इंतजार भी वहां पर होता है। किरण महेश्वरी के निधन के बाद राजसमंद में बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा है तो वो दिया कुमारी है। ये तो बात हुई मेवाड़ के मौजूदा 3 दिग्गजों की। मुगलों को नाकों चने चबवाने वाले महान योद्धा महाराणा प्रताप की धरती चित्तौड़गढ़ की सियासत भी बेहद दिलचस्प है। आजादी के बाद हुए पहले आम चुनाव में भारतीय जनसंघ ने जो 3 सीटें जीती थी उनमें से चित्तौड़गढ़ एक वो सीट थी।
उसके बाद कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी यहां से चुनाव जीतती आई है। मेवाड़ में कहावत है कि तवे की रोटी उलटते पलटते रहना चाहिए, वरना रोटी के कच्चे रह जाने का खतरा रहता है। यही कहावत पिछले 2 दशकों से राजनीति की सच्चाई बनी हुई है। 1998 में लगातार मेवाड़ की जनता सत्ता की रोटी पलटती रही है। देखिए, चित्तौड़गढ़ की सियासत में राजपूतों और ब्राह्मणों का खासा प्रभाव है। लोकसभा सीट से भाजपा के ब्राह्मण चेहरे के रूप में सीपी जोशी सांसद हैं। भले ही जोशी जमीनी नेता नहीं है, फिर भी सीपी जोशी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब जमीनी नेता है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि उनका मिजाज, जैसा हमने पहले भी बताया, कि वो शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, इसलिए उनको माना जा रहा था कि क्या वो जमीनी नेता है या नहीं है। लेकिन आला कमान ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद वो तमाम बातों पर चुप्पी लगा दी है। लेकिन 2014 के चुनाव में जब पहली बार मैदान में वो उतरे थे तो उनके सामने कांग्रेस के दिग्गज गिरिजा व्यास मैदान में थी। अब शुरुआत में गिरिजा व्यास ने जमकर पैसा खर्च किया, लेकिन कांग्रेस के लोकल नेताओं का साथ उनको नहीं मिला। फिर यूपीए सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी भी बढ़ी, लिहाजा गिरिजा व्यास को पहले ही आभास हो गया था कि चुनाव हार जाएंगी। उधर 2014 में मोदी लहर की बदौलत सीपी ने दमदार जीत हासिल की। 2019 के चुनाव में कांग्रेस के गोपाल सिंह ईडवा मैदान में उतरे। जो गलती गिरिजा व्यास ने की थी, वही गलती 2019 में गोपाल सिंह ईडवा ने दोहरा दी। ईडवा पर बाहरी होने का ठप्पा भी लगा और कांग्रेस के लोकल नेताओं का साथ भी उनको नहीं मिला और ना ही उन्हें लोकल नेताओं पर विश्वास जताया। लिहाजा 2019 के चुनाव में सीपी जोशी आसानी से जीत हासिल कर गए। अभी मौजूदा वक्त में सीपी जोशी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष बनने के बाद कितने समीकरण बदले हैं या बदलेंगे, अभी तक ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सतीश पूनिया के कार्यकाल में जो नेता कार्यकर्ता एक्टिव थे या मुख्य धारा में थे, वो अब मुख्य धारा में नहीं है, और पूनिया के कार्यकाल में जो नेता मुख्य धारा में नहीं थे, वो अब मुख्य धारा में लौट आए हैं। जोशी जब पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनकर चित्तौड़ पहुंचे थे, तब जमकर उनका स्वागत किया गया। दूसरी बार जन आक्रोश सभा भी हुई तो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। वहां के आसपास का जो लोकल फीडबैक है, जमीनी फीडबैक है, वो यही बात कहता है। ज्यादा भीड़ नहीं जुट पाई। तीसरी बार जब चित्तौड़ पहुंचे तो सीपी के स्वागत में दूसरी बार से कम ही कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे। अब सीपी जोशी टाइम टेबल के हिसाब से चलते हैं, आला कमान के करीबी हैं और उनके निर्देशों का भी पालन करते हैं। सूरज ढलने के बाद वो खाना नहीं खाते और आज से नहीं, ये उनकी पुरानी परंपरा है और इसीलिए शायद इतने फिट हैं और जल्दी भी सो जाते हैं। हालांकि पार्टी की कमान मिलने के बाद रूटीन में काफी बदलाव भी आया है और अब रात में 12 बजे तक पार्टी के कार्यों में और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और रणनीति बनाने में व्यस्त रहते हैं। जब तक अध्यक्ष बने हैं, जब से वो अध्यक्ष की कुर्सी पर आए हैं, तब से अब तक लगातार दौरे कर रहे हैं। ना तो जयपुर में रुकते हैं, ना ही चित्तौड़ में ज्यादा वक्त बिताते हैं। सीपी जोशी मोदी शाह के आज्ञाकारी शिष्य हैं। जो बीजेपी आलाकमान निर्देश देगा, सीपी जोशी वही करेंगे, भले ही इसका नुकसान जोशी को कभी आगे जाके उठाना भी पड़े। आलाकमान के मैंडेट की पूरी तरह लागू करना सीपी जोशी का मकसद है और यही वजह थी कि आला कमान की वो पसंद भी है। सीपी जोशी लोकल पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं और किसी लड़ाई झगड़े में कभी नहीं पड़ते। हालांकि अध्यक्ष बनने के बाद इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या फिर विधानसभा का चुनाव में उतरेंगे, ये तो अभी तय नहीं है। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के बाद जोशी अब अपने आप को भूपेंद्र यादव जैसे दिग्गजों की लाइन में खड़ा महसूस करते हैं। यानी लोकसभा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, राज्यसभा के रास्ते सदन तक पहुंचाने के लिए भी खुले हैं, ऐसा उनके आसपास के जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात का इशारा भी देने लगे हैं। जोशी के समर्थकों का ये मानना है कि जोशी का कहना है कि विधानसभा चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा, भले ही राजनीति से संन्यास ले लूं। ये बात अलग है कि अगर बीजेपी आला कमान ने निर्देश दिए तो विधानसभा चुनाव में भी उनको उतरना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी आलाकमान के निर्देश को जोशी को मानना ही पड़ेगा, वो उससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अध्यक्ष होने के नाते, संगठन होने के नाते उनको अपनी ही विधानसभा नहीं बल्कि 200 सीटों का दौरा भी करना है, चुनाव लड़वाना भी और पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी भी उन पर है। कहा तो यहां तक भी जाता है कि सतीश पूनिया के कार्यकाल में बीजेपी आलाकमान से कंफ्यूजन गैप हुआ था और शायद यही वजह थी कि सीपी जोशी को कमान
सौंप दी गई। इस वक्त राजस्थान की पूरी कमान बीजेपी आला कमान ने पूरी तरीके से सीपी जोशी के हाथ में सौंप दी है और इस बार माना जा रहा है कि सांसद जो हैं चंद्र प्रकाश जोशी, सीपी जोशी, उनको लोकसभा चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। चर्चा ये है कि मेवाड़ राजघराने से जो लक्ष्य राज सिंह हैं वो 2024 में चित्तौड़ से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि 2023 में पहले विधानसभा चुनाव होने हैं और फिर उसके बाद कब लोकसभा चुनाव होंगे तो प्रत्याशी का गणित तब तय किया जाएगा। फिलहाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हवाओं का रुख किस ओर है और क्या कुछ दिखलाता है वो हम आपको बता रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। अभी 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं और 3 सीटें बीजेपी के खाते में हैं। चित्तौड़ की राजनीति में कई बार प्रयोग हुए हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में एक और मिथक टूट गया। 2018 के चुनाव में 66 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि चित्तौड़ में भाजपा के 3 विधायक होने के बावजूद उनको विपक्ष में बैठना पड़ा। चित्तौड़गढ़ सीट से बीजेपी के चंद्रभान सिंह आख्या विधायक जो हैं वो चंद्रभान आख्या राजपूत नेता हैं और चित्तौड़गढ़ सीट पर राजपूत वोटों का अच्छा होल्ड है। एक बार फिर चंद्रभान सिंह चुनावी समर में उतरने की तैयारी में है। हालांकि चर्चा ये भी है कि चंद्रभान सिंह आख्या का टिकट कट सकता है और जिसकी तरह तरह की वजह है। चंद्रभान आख्या का हाल ही में पार्टी में एक कार्यकर्ता से पार्टी कार्यालय बनवाने के नाम पर प्लॉट लेना एक वजह बताई जा रही है, जो जमीन से निकल कर आई है। जब हमने पूछताछ जांच पड़ताल की तो एक ये बात निकल कर आई, दूसरे एक प्रेम प्रसंग से संबंधित खबरें भी निकल कर आई। ऐसे में फिर भी आख्या को उम्मीद है कि टिकट नहीं कटेगा। उधर सीपी जोशी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 2 और दावेदार सामने आए हैं। सीपी जोशी के करीबी हर्षवर्धन सिंह रूंद और धनित कला ग्राम पंचायत के सरपंच रणजीत सिंह भाटी भी दावेदारी जता रहे हैं। उधर गहलोत कैंप में शुमार हेरिटेज अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत भी सक्रिय हैं। कपासन सीट से भाजपा के अर्जुन लाल जिनगर चौथी बार विधायक हैं। मानेसर प्रकरण के बाद गहलोत सरकार जब होटल में थी तब भाजपा के मेवाड़ में भी विधायकों को इकट्ठा किया गया। अब ऐसे में उस दौरान अर्जुन लाल जिनगर की जिम्मेदारी थी, क्योंकि माना जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी भी हैं और मेवाड़ में SC/ST विधायकों को इकट्ठे करने के अगुवा के रूप में अर्जुन लाल जिनगर की अहम भूमिका थी। इस बार दिग्गज भाजपाइयों की अंदर खाने ये कोशिश है कि अर्जुन लाल का टिकट काट दिया जाए। अर्जुन लाल जिनगर के टिकट कटने के पीछे की एक कहानी और है कि फिलहाल अर्जुन लाल जिनगर की उन्हीं के विधानसभा में गाहे बगाहे विरोध उभर कर आता रहता है। ऐसे में अगर अर्जुन लाल का टिकट कटता है तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है। उधर कांग्रेस से पिछली बार मैदान में उतरे आनंदी राम खटीक फिर दावेदारी जता रहे हैं। हालांकि 2018 में चुनाव में आनंदी राम खटीक को बाहरी होने का नुकसान उठाना पड़ा था। कांग्रेस में अभी पूर्व विधायक शंकर लाल बैरवा सहित कई ऐसे दावेदार हैं जो कांग्रेस के टिकट के बाट जो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं और RLP भी अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी और जाट वोटों का समीकरण किस दमदार प्रत्याशी के साथ चला जाए ये भी आगे देखना होगा। RLP, भाजपा और कांग्रेस दोनों के समीकरण बदल सकती है। निम्बाहेड़ा से कांग्रेस के उदयलाल आंजना विधायक हैं। गहलोत सरकार में सहकारिता मंत्री भी हैं और 2018 के चुनाव में उदयलाल आंजना ने मौजूदा मंत्री श्रीचंद कृपलानी, जिनको वसुंधरा राजे का करीबी माना जाता था, उनको हरा दिया था। एक बार फिर उदयलाल आंजना और श्रीचंद कृपलानी के ही बीच आमना सामना होने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि कृपलानी के सामने 2018 में चुनाव हारने के बाद पार्टी में ही दावेदार खड़े होने लगे थे और 2013 में कृपलानी ने अपना आखिरी चुनाव कहकर वोट मांगे थे, चुनाव जीत भी गए थे। अब वसुंधरा सरकार में UDH मंत्री भी बने। इस बार फिर एक बार श्रीचंद कृपलानी पूरी तैयारी में हैं और फिर जीत की राह उनकी आसान नजर नहीं आ रही है। अब बेगू सीट से कांग्रेस के राजेंद्र सिंह बिधूड़ी विधायक हैं। बिधूड़ी अपने बयानों के कारण मशहूर भी हैं और बयानों के चलते अक्सर सुर्खियां भी बटोर लेते हैं। बिधूड़ी बेगू से पहली बार 2008 में चुनाव लड़े थे और तब से एक बार 2013 में भाजपा के सुरेश धाकड़ से हारे थे। एक बार फिर बिधूड़ी दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन उनकी टिकट कटने की चर्चा
फिर बहुत तेज हो चुकी है। बिदूड़ी के राजनीतिक आका माने जाने वाले अहमद पटेल और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का भी निधन हो चुका है। दोनों कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के निधन के बाद बिदूड़ी के पास कोई मजबूत सपोर्ट नजर नहीं आ रहा और बिदूड़ी की मुश्किलें ये मामला बढ़ा सकता है। लिहाजा इस बार टिकट मिलने पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भाजपा में एक अनार 100 बीमार वाली हालत पहले से ही है। बेगू सीट पे धाकड़ और गुर्जर बाहुल्य है, इस पे बहुत ज्यादा धाकड़ और गुर्जर बाहुल्य इम्पैक्ट है और पहली बार हार का स्वाद चखने वाले सुरेश धाकड़ जिला प्रमुख भी हैं और फिर से दावेदारी भी जता रहे हैं। लेकिन चर्चा इस बात की है कि भाजपा किसी नए चेहरे को मौका दे सकती है। बेगू का टिकट किसे मिलेगा, इसमें कौन दमदार रोल में रहेगा और इसका पूरा का पूरा दारमदार जो है वो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के कंधों पर है। बड़ी सादड़ी विधानसभा सीट से फिलहाल भाजपा के ललित ओस्तवाल विधायक हैं। 2018 में मौजूदा विधायक गौतम दत्त का टिकट काटकर ललित ओस्तवाल को चुनाव मैदान में उतारा था और ललित ओस्तवाल पहली बार जीतकर सदन पहुंचे थे। सीधे सीधे ललित ओस्तवाल संगठन के कामों में दखल नहीं देते। 2018 में टिकट कटने के बाद गौतम दत्त ने पार्टी में हाथ पांव मारने शुरू कर दिए थे और फिर सतीश पूनिया की टीम में गौतम दत्त को पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाया था। गौतम दत्त ने बड़ी सादड़ी में अपने हिसाब से संगठन भी खड़ा किया। बीच में यह अफवाह भी फैलाई गई कि ललित ओस्तवाल चुनाव ही नहीं लड़े। कांग्रेस की बात करें तो 2003-2008 में भाजपा के प्रत्याशी को चुनाव हराकर विधायक बने प्रकाश चौधरी 2013 में भाजपा के गौतम दत्त और 2018 में भाजपा के ललित ओस्तवाल से चुनाव हार गए थे। फिर एक बार प्रकाश चौधरी जो हैं वो बड़ी सादड़ी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अंदर खाने चर्चा तो ये भी है कि कांग्रेस किसी नए चेहरे को भी तलाश रही है। अगर प्रकाश चौधरी फिर से टिकट ले आते हैं तो इस बार भी प्रकाश चौधरी की राह इस चुनाव में आसान नजर नहीं आ रही। सफेद सोने और वैष्णव आस्था का तीर्थ राजसमंद देश में अपनी अलग पहचान रखता है। धर्मनगरी राजसमंद में वल्लभ संप्रदाय के 2 प्रमुख मंदिर श्रीनाथ जी और द्वारकाधीश विराजमान हैं और गढ़बोर में चारभुजानाथ जी जैसे प्राचीन मंदिर भी जिले की शोभा बढ़ाते आए हैं। पॉलिटिकल टूरिज्म खास तौर पर यहाँ पर अगर उसका देखा जाए तो मेवाड़ में इस क्षेत्र में राजसमंद काफी अहम माना जाता है। राजसमंद की पहचान इन दिनों 2 दिग्गजों से भी है। पहले आपको बताया था, एक है विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी और दूसरी राजसमंद सांसद दिया कुमारी। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर सीपी जोशी की। तो राजसमंद में ही नहीं, मेवाड़ की राजनीति में जोशी का अच्छा खासा प्रभाव है। कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और एआईसीसी में अहम पदों पर बड़ी भूमिका निभाई है। इन दिनों राजस्थान में भी वो काफी सक्रिय नजर आते हैं और खास तौर पे राजसमंद में सक्रिय हैं। विकास की कई आधारशिलाएं रखी हैं और गहलोत और जोशी की बॉन्डिंग भी अच्छी है। राजसमंद के दौरे पर फिलहाल सीएम अशोक गहलोत हाल ही में गए, तब उनका जोरदार स्वागत वहां पर हुआ और जोशी भी वहां पर साथ साथ नजर आए। कई बार गहलोत सरकार के लिए संकट मोचक की भूमिका निभा चुके हैं और फिर चाहे वो मानेसर की घटना हो या 25 सितंबर की वो रात या फिर राज्यसभा चुनाव हो, हमेशा जोशी ने संकट मोचक की भूमिका निभाई। सियासी गलियारों में पहले गहलोत बनाम सीपी जोशी की धारणा थी, लेकिन अब वो धारणा बदल गई है। दोनों एक दूसरे के सारथी बने हैं। जोशी जब नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस के प्रभारी थे, 7 राज्यों में परफॉर्मेंस कांग्रेस की ओवरऑल अच्छी नहीं रही और सभी सीटों पर कांग्रेस हार गई है। तब से लेकर अब तक कई बार दिल्ली में सीपी जोशी के सितारे गर्दिश में भी रहे, तो कई बार जोशी ने कांग्रेस के संकट मोचक की भूमिका भी निभाई और संकट से उबारा भी है। जब वीर सावरकर का मुद्दा हुआ और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, क्योंकि उसके बाद राजस्थान में आनी थी और डॉक्टर सीपी जोशी विधानसभा स्पीकर होने के नाते वो राजस्थान की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो सकते थे, तो वो महाराष्ट्र पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने राहुल गांधी को वीर सावरकर के बयान पे एक सलाह भी दे डाली। यानी अपनी बेबाक बात के लिए वो हमेशा से कभी परेशानी में भी घिरे तो कभी उन्होंने जो है कांग्रेस को संभाला भी है। अब इन 4.5 सालों में राजस्थान विधानसभा में अपने चातुर्य से जोशी ने कई अलग अलग तरीके से वो समय निकाला। वो वाकई बड़ी बात है, क्योंकि विधानसभा का जो ये 4.5 साल का पूरा टेन्योर था वो आसान नहीं था। अपनी बेबाकी के लिए मशहूर जोशी ने कई बार सत्ताधारी विधायकों से उलझे तो कई बार विपक्ष को
के विधायकों को भी चुप कराया है और चलते सदन में कई बार मंत्रियों को भी किसी मुद्दे पर जवाब देने के लिए कहा। राजस्थान में कई बार मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं हुई और हर बार सीपी जोशी का नाम सामने रेस में आता रहा। हालांकि अब मंत्रिमंडल विस्तार होना संभव नहीं लग रहा, फिर भी अगर विस्तार होता है तो जोशी का डिप्टी सीएम बनना तय है। जोशी के डिप्टी सीएम बनने की 2 बार चर्चाएं हुई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब एक बार फिर से जोशी मेवाड़ में सक्रिय हैं और सीएम गहलोत ने भी अपना जन्मदिन मेवाड़ में आदिवासियों के बीच मनाया था। हालांकि ये बात अलग है कि इसी बेबाकी के कारण कई बार सीपी जोशी को सियासी नुकसान भी झेलना पड़ा। बात अगर सीपी जोशी की आए और इस बात का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। एक वोट का महत्व क्या होता है ये कोई नहीं, लेकिन सीपी जोशी समझ सकते हैं। एक वोट से हार के कारण मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट चुका था। राजसमंद में बीजेपी की दिया कुमारी की अब हम बात करते हैं। दिया कुमारी भी राजसमंद में एक्टिव है, लगातार दौरे कर रही हैं और जनता से जुड़ाव भी है। किरण महेश्वरी के बाद दिया कुमारी ही राजसमंद में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है। हालांकि इस बार चर्चा यह है कि दिया कुमारी को बीजेपी विधानसभा में चुनाव में उतारेगी या नहीं उतारेगी, और उतार भी सकती है। 2013 में दिया कुमारी सवाईमाधोपुर से विधायक थी, चुनाव जीती थी और फिर उसके बाद दिल्ली से निर्देश मिलने के बाद राजसमंद के लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा और जीत भी दर्ज कराई। वो मना नहीं कर पाई, इनकार नहीं कर पाई। हालांकि माना जाता है कि उनका मन नहीं था सवाईमाधोपुर छोड़कर राजसमंद जाने का, और दिया कुमारी ने अपनी आला कमान की बात मानी, दिल्ली को वो मना नहीं कर पाई और दिल्ली के दिए गए निर्देश की उन्होंने पालना की। दिल्ली हो या फिर राजस्थान, दोनों ही जगहों पर दिया कुमारी के आरएसएस के दिग्गज नेताओं से अच्छे संबंध हैं। होली हो या फिर दिवाली, किसी भी त्योहार के मौके पर दिल्ली के लुटियन जोन में राजस्थान के मशहूर घेवर हो या मिठाई आपको दिख ही जाएंगे। संघ के बड़े नेता आज भी जयपुर में दिया कुमारी के घर पर भोजन करने आते हैं और 2018 में भी जब बीजेपी को मीडिया सेंटर की जरूरत पड़ी और संघ के भी बड़े नेता वहां पर उनके घर पे भोजन करने आते रहे, और जब मीडिया सेंटर की भी जरूरत पड़ी तो वो दिया कुमारी के बंगले में ही बनाया गया था। दिया कुमारी की प्रकाश जावड़ेकर, जो कि उस समय प्रभारी थे, उनसे भी अच्छे संबंध हैं। दिल्ली में तमाम बड़े नेताओं से अच्छे संबंध हैं। इन दिनों दिया कुमारी कुछ कंफ्यूज भी हैं, लोकसभा का चुनाव लड़े या फिर विधानसभा का चुनाव लड़े। लेकिन दिया कुमारी के दिल्ली में आला कमान से और दिल्ली के बड़े नेताओं से अच्छे संबंध हैं, लिहाजा उन्होंने इस बारे में जो अनिश्चितता है या डिसीजन है वो दिल्ली पर छोड़ दिया है। अब अगर पॉलिटिक्स के अलावा उनके इंटरेस्ट की बात करें तो इंटीरियर डिजाइनिंग हो, क्लासिक आर्ट हो, ये तमाम चीजें उनके इंटरेस्ट एरिया है। वो अपना बाकी का समय उसमें निकालती हैं, कम बोलती हैं, ज्यादा मेल जोल नहीं रखती, मीडिया से भी दूरी बना के रखती हैं। अब भविष्य के बारे में वो ज्यादा नहीं सोचती क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें दिल्ली पर छोड़ दी हैं। दिया कुमारी के समर्थक ये भी कहते हैं कि वो आने वाली वसुंधरा राजे हैं और डार्क हॉर्स के रूप में भी उन्हें कहती हैं। लेकिन राजनीति में संघर्ष और सियासी एक्सपीरियंस बड़ी बात है जो वसुंधरा राजे के पास है, लेकिन दिया कुमारी को वहां तक पहुंचने में काफी समय लगेगा। उधर मोदी शाह की नजर 2024 के चुनाव में है और हाल ही में भरतपुर में अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा था कि 2024 में फिर से मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, लिहाजा राजस्थान का चुनाव सेमीफाइनल है। अब उधर किरोड़ी मीणा भी सक्रिय है सवाईमाधोपुर में, उनकी नजर भी सवाईमाधोपुर पर है। लेकिन दिया कुमारी के साथ प्लस पॉइंट ये है कि उनकी मोदी शाह के साथ रिश्ते अच्छे हैं, लिहाजा जो मैंने आपसे कहा कि भविष्य का फैसला दिया कुमारी ने पार्टी आलाकमान पर छोड़ दिया है। राजसमंद जो लोकसभा सीट है उससे फिलहाल बीजेपी की दिया कुमारी सांसद हैं। राजसमंद विधानसभा में अब तक 14 बार चुनाव हुए, 1 बार उपचुनाव हो चुका है जिसमें कांग्रेस को 7 बार और भाजपा को 6 बार विजय मिली। 1977 में जनता पार्टी के खाते में सीट गई थी और इस सीट से सबसे ज्यादा 3 बार लगातार भाजपा की दिवंगत नेता किरण महेश्वरी ने जीत दर्ज की। कोरोना काल में किरण महेश्वरी के निधन के बाद उपचुनाव हुआ और बीजेपी ने किरण महेश्वरी की बेटी दीप्ति महेश्वरी पर दांव खेला और सफल भी रहा और दीप्ति महेश्वरी ने कांग्रेस उम्मीदवार तनसुख बोरा को उपचुनाव में शिकस्त दे दी। इसका सेंटिमेंटल बात भी है क्योंकि उस समय इमोशंस दीप्ति के साथ थे और उस इलाके में उनकी माता जी का पकड़ जो है वो भी बहुत अच्छी थी। एक बार फिर दीप्ति महेश्वरी दावेदारी जता रही हैं तो कांग्रेस किसी नए चेहरे की
तलाश में जुटी है। 1977 में अस्तित्व में आई नाथद्वारा सीट पर अब तक 10 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें 5 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई, 4 बार भारतीय जनता पार्टी ने और 1 बार जेएनपी के नवनीत कुमार विधायक चुने गए। नाथद्वारा में हमेशा भाजपा ने राजपूत चेहरे पर दांव खेला। सीट का निर्णय राजपूत और ब्राह्मण वोटर्स ही तय करते आए हैं। 1993 में इस सीट पर जीत कर आए भाजपा के दिवंगत नेता शिवदान सिंह चौहान भाजपा सरकार में मंत्री भी रहे। नाथद्वारा उस वक्त सुर्खियों में आया जब कांग्रेस के कद्दावर नेता और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को 2008 के विधानसभा चुनाव में 1 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा नेता स्वर्गीय कल्याण सिंह चौहान ने उन्हें 1 वोट से शिकस्त दी थी। 2018 के चुनाव में बीजेपी के महेश प्रताप सिंह को मात देकर डॉक्टर सीपी जोशी विधानसभा स्पीकर बने और एक बार फिर से जोशी तैयारियों में जुटे हैं। उधर बीजेपी एक बार फिर से महेश प्रताप सिंह पर दांव खेल सकती है या फिर किसी नए राजपूत चेहरे को मैदान में उतार सकती है। विश्व विरासत में शुमार ऐतिहासिक कुंभलगढ़ किला अपनी दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ की राजनीति भी कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमती है। अब तक 11 बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 6 बार जीत दर्ज करा चुकी है और 4 बार भाजपा और 1 बार जेएनपी के गोविंद सिंह शक्तावत चुनाव जीत चुके हैं। 5 बार विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ दिवंगत नेता हीरालाल देवपुरा की वजह से भी कुंभलगढ़ सीट जो है वो जानी जाती है। हीरालाल देवपुरा राजस्थान की 7वीं विधानसभा के दौरान कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री पद पर भी रहे थे, हालांकि फिर मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। वर्तमान में कुंभलगढ़ सीट पर बीजेपी का कब्जा है और यहां से सुरेंद्र सिंह राठौड़ विधायक है। सुरेंद्र सिंह राठौड़ कुंभलगढ़ सीट से 4 बार के विधायक भी हैं। एक बार फिर सुरेंद्र सिंह राठौड़ दावेदारी जता रहे हैं तो कांग्रेस से एक बार फिर गणेश सिंह परमार तैयारी में जुटे हैं, लेकिन बीजेपी अभी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। राजसमंद की 4थी विधानसभा सीट भीम देवगढ़ है। यहाँ के राजनीतिक इतिहास की अगर बात करें तो वो काफी दिलचस्प है। भीम सीट पर अभी तक 15 बार चुनाव हुए हैं। कांग्रेस ने 8 बार, बीजेपी ने 3 बार और अन्य ने 4 बार बाजी मारी है। यहाँ की राजनीति है वो रावत राजपूत समाज के इर्द गिर्द घूमती है। वर्तमान में यहाँ कांग्रेस के नेता सुदर्शन सिंह रावत विधायक है। भाजपा के समीकरण बिगाड़ने का काम बागी नेता अजय सोनी ने किया था। अभी चुनावी जंग में कुछ वक्त बचा है। हार जीत कुछ हद तक टिकट बंटवारे पर टिकी रहती है। जनता की नाराजगी दूर करने के लिए पार्टियां सिटिंग एमएलए का टिकट भी काट देती हैं और नए चेहरे को मौका मिलता है। टिकट बंटवारे के वक्त कांग्रेस और बीजेपी कितने सिटिंग विधायकों को फिर से मौका देती है, ये अभी कहा नहीं जा सकता। हाँ, इतना तो तय है कि सत्ता की वापसी में दोनों पार्टियां जद्दोजहद में लगी हैं और अब कुछ चेहरे पर भी डिपेंड करता है। देखिए, ये तमाम समीकरण हमने आपसे शेयर किए। आगे आने वाले समय में भी अलग अलग जिले की, अलग अलग विधानसभा की आपको पूरी तस्वीर हम दिखाएंगे, लेकिन अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कांग्रेस आलाकमान टिकट बंटवारे में किस तरह से उनकी भूमिका रहती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे की क्या भूमिका रहती है, बाकी जो तमाम लोग हैं क्या एकजुट होकर बीजेपी चुनाव लड़ पाती है और दिल्ली के जो भाजपा आलाकमान है उनकी टिकट में कितनी भागीदारी रहती है, और इसके साथ साथ जो बाहरी दूसरी पार्टी है, चाहे ओवैसी की बात करें, आम आदमी पार्टी, उनका क्या समीकरण रहता है। ये तमाम बातें जो समीकरण है वो बना, बिगाड़ और बदल सकती है। नमस्कार।